आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है ली चैटर्स प्रिंसिपल। सही है, क्या है वो? ली चैटर्स प्रिंसिपल। अच्छा, इसकी मैं इसी चीज में भी क्लास ली थी, तो उसकी एक ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अपलोड भी है, तो आप वहां से भी इसे मजीद पढ़ सकते हैं अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आए। लेकिन ली चार्टर्स प्रिंसिपल को अगर हम आज देखें और पढ़ें और समझें तो हमें ये बात समझ आती है कि अगर कोई सिस्टम किस पर मौजूद है, इक्विलिब्रियम पर। सही है, सिस्टम किस पर मौजूद है, इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर मौजूद है और आप उस सिस्टम पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए, आप उस इक्विलिब्रियम में कोई चेंज, आसान वर्ड है, कांस्टेंट नहीं पिक अप कर पाते आप लोग के, ये क्या होता है, या स्ट्रेस। हम ज्यादातर इन दो अल्फाज से आपको तंग करते हैं, हालांकि इन दोनों का ऑल्टरनेटिव वर्ड मौजूद है, दैट इज चेंज। अगर हम इक्विलिब्रियम में कोई चेंज लेकर आते हैं और वो चेंज है इसका फैक्टर, और वो फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। सही। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर कैटलिस्ट। सही, ये सारे वो फैक्टर हैं जिनको चेंज करने से इक्विलिब्रियम के लिए पोजीशन चेंज हो जाती है। और पोजीशन चेंज का मतलब या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होता है या फिर बैकवर्ड। पोजीशन चेंज से मतलब क्या होगा, या तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड, या फिर कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। ली चार्टर्स प्रिंसिपल आपके पास क्या होता है, सिस्टम। मैं फिर बता दूं, अगर वो इक्विलिब्रियम पर है, हम उस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या सिखाया था, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स। सही है। उस इक्विलिब्रियम पर तो आप कोई चेंज लाए, यानी कांस्टेंट के स्ट्रेस, चेंज कांस्टेंट और स्ट्रेस का मतलब आप उसका कोई फैक्टर चेंज कर, टेम्परेचर कम था ज्यादा कर दें, प्रेशर का ज्यादा था कम कर दें, कैटलिस्ट हटा दें। सही है, वॉल्यूम पर ध्यान ना दें, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें। सही है, आप यहाँ पे वॉल्यूम करें या फिर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड बात करें, इन तमाम फैक्टर्स को चेंज करने पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन, या इक्विलिब्रियम ये चाहता है इस चेंज को मिनिमाइज कर। जितना ये मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, फौरन कहाँ जाता रहेगा, फॉरवर्ड या फिर रिवर्स। क्यों करेगा, क्योंकि वो दोबारा से क्या रीस्टैब्लिश करना चाहता है, इक्विलिब्रियम। ये इसकी खास बात। यानी इसका स्टेटमेंट, when a constant or stress is applied at a direction of the equilibrium, the system moves in the forward or reverse to undo the changes या minimize the changes। सही है, हमें कोई लिख कर तो आना नहीं है स्टेटमेंट, रटा रटाया। हमें क्या करना है, वहां से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो जिस ऑप्शन में ये कॉन्सेप्ट सही होगा आप उसे मार्क कर देंगे कि स्टेटमेंट ऑफ ली चार्टर्स प्रिंसिपल क्या है। लेकिन एक्चुअली हम इसे साइंटिस्ट के नेम पे तो ली चार्टर्स कहते हैं, लेकिन हम इसे ये भी कह सकते हैं फैक्टर्स ऑन विच इक्विलिब्रियम डिपेंड्स। सही है, फैक्टर्स ऑन विच इक्विलिब्रियम डिपेंड्स, यानी वो फैक्टर्स जिसके ऊपर कौन डिपेंड करेगा बेटा, इक्विलिब्रियम। सही है, अब आगे अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर्स आपको पता है बहुत आसानी से। पहला फैक्टर मैंने यहाँ लिखा है कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन चेंज। सही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आपके दिमाग में एक बात आएगी, मिस अगर यहाँ पर कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखा जाए जिसमें ए और बी, सी और डी आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर मौजूद है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए बी रिएक्टेंट है और सी डी प्रोडक्ट है, रिवर्स डायरेक्शन में सी डी रिएक्टेंट है और ए बी क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम ओवरऑल केसी का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो हम जानते हैं केसी फॉर्मूला कैसे बनता है। केसी फॉर्मूला बनता है आपके पास, यस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट वही रहेगा जो हमारे किसी भी रिएक्शन में है। हम सबसे पहले इसमें जिसके बारे में बात करेंगे, इट इज अबाउट रिएक्टेंट्स।
सही है। हम किसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे ना, बहुत सिंपल है। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आप चाहे एक रिएक्टेंट को बढ़ाएं या दोनों रिएक्टेंट को बढ़ाएं, लेकिन रिएक्शन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। लेकिन ये याद रहे, ये फैक्टर था, यानी ये सिस्टम ऑलरेडी किस पर मौजूद था? इक्विलिब्रियम। आपने उस इक्विलिब्रियम मिक्सर में ना ए की क्वांटिटी बढ़ा दी, ऐड कर दी। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज का मतलब ये भी हो सकता है, पहले ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी, अब आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है। 0.1 क्या थी? कम, और 0.5 क्या है? ज्यादा। तो इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर अगर ऐसे किया कि 0.5 से मैंने कहा कि अब ये 5 मोलर है, तो आप कहेंगे अभी भी आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या की है? बढ़ाई है। कभी कभार हम वैल्यूज में भी बात करते हैं, तो आपको प्रेडिक्ट करना है, लेकिन है बहुत आसान। Increase in concentration of reactant shifts the equilibrium in the forward direction. Is it clear? सही है, लेकिन अब मेरी बात का जवाब आप लोग देंगे। ये तो हुई एक बात। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज का मतलब क्या है? चलो मैं आपको दोबारा कहता हूँ, 5 मोलर था रिएक्टेंट, मैंने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? 0.5 में। 5 मोलर से किसमें आ गए हैं? 0.5। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या की हमने? कम। यानी इसको आप ऐसे ले लो, मैंने इक्विलिब्रियम मिक्सर में से ना ए को निकाल दिया, तो मैंने इक्विलिब्रियम मिक्सर में से ए को निकाल दिया, तो कौन ज्यादा हो गया? प्रोडक्ट। कौन कम हो गया? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पे कहाँ जाए? रिवर्स। इसका मतलब है रिएक्शन मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब अगर आप एक पैटर्न याद करते हैं तो दूसरा पैटर्न आपको बहुत याद होगा, कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना है तो रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए, और रिवर्स डायरेक्शन में रखना है तो रिएक्टेंट कम होना चाहिए। सेकेंड वन, प्रोडक्ट। इस बार शायद मैं एक ही पैटर्न बताऊं, सेकंड पैटर्न में आपसे कहूंगी कि मुझे बता दें प्रोडक्ट के बारे में। मैं आपसे कहूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिवर्स, रिवर्स है, सही है। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैंने इक्विलिब्रियम पर सी की क्वांटिटी बढ़ा, तो रिवर्स। जब मैंने सी की क्वांटिटी देखी तो वो तो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? शिफ्ट टू लेफ्ट। सही है। अभी हमने यही बात यहाँ पे भी पढ़ी थी, रिएक्टेंट कम होने से कौन ज्यादा हुआ था? प्रोडक्ट। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। ऐसा ही है। सही है। प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा तो कौन कम? रिएक्टेंट। बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को कहाँ आना पड़ेगा? बैकवर्ड। इसका ऑपोजिट बता दें। Decrease in concentration of product. Decrease in concentration of product shifts the equilibrium forward. Forward. अच्छा, इसको आप ऐसे भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन में ना कार्बन डाइऑक्साइड बन रही, क्या बन रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने इस कार्बन डाइऑक्साइड को ना इस कंटेनर से निकालना शुरू कर दिया, तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट में कौन कम है? प्रोडक्ट। कौन ज्यादा है? रिएक्टेंट। तो ज्यादा वाले की जिम्मेदारी क्या है कि वो दूसरा वाला। सही। इसका मतलब है रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आएगा? फॉरवर्ड। इसका कंक्लूजन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड। क्या कहा जरा बताइएगा? टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड। यील्ड किसे कहते हैं? प्रोडक्ट की क्वांटिटी। तो इसका मतलब है टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें दो कंडीशन अप्लाई करना चाहिए। नंबर वन, इंक्रीज रिएक्टेंट और डिक्रीज इन रिएक्टेंट, और नंबर टू, डिक्रीज इन प्रोडक्ट। ये दो ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से रिएक्शन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? फॉरवर्ड। सही है। कौन सी डायरेक्शन में रहेगा बेटा? फॉरवर्ड। क्या यहाँ पे बात समझ आती है? सही। इसका मतलब आप रिएक्शन करवाते ही इसलिए हैं कि रिएक्शन हमेशा कहाँ जाए? फॉरवर्ड।
वरना उस रिएक्शन को करवाने का कोई फायदा नहीं है। सही है, पिक्चर लेनी है लीजिए, पर मैंने आगे वाला फैक्टर बताना है आपको बिल्कुल ठीक। हाँ मैं यार दैट सेकंड फैक्टर हम पढ़ते हैं, और वो सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए तो ये बात समझना बहुत आसान है कि इसका मतलब है टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन को आप किस नाम से पुकारते थे, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। और इस थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए अगर मैं सबसे पहले पढ़ाऊं तो आप कहेंगे एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होगी, इवॉल्व, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसका मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनने के साथ साथ डेल्टा एच। सही, अगर आपको इवॉल्व किया गया है तो नेगेटिव नहीं कहेंगे, और अगर नेगेटिव किया गया है तो इवॉल्व नहीं कहेंगे, दोनों तरह से आपको पता हो। लेकिन ये बात याद रखें, जितना प्रोडक्ट बन रहा होगा ना उतनी ही तेजी से हीट इवॉल्व भी हो रही होगी। सही, और आप तो ये बात बहुत डिटेल में पढ़ के बैठे हो कि यहाँ change in enthalpy of reactant is greater than change in enthalpy of product। सही है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होती है किससे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, दो ही ऑप्शन होंगे ना इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल हम बारबेक्यू कर रहे हैं, दैट इज कंबशन रिएक्शन, हीट क्या हो रही है, इवॉल्व। तो वहां पर मजीद हीट अप करना शुरू कर दूं, वो मेरे लिए फेवरेबल होगा या नुकसानदेह होगा, नुकसानदेह। एक्सप्लोड हो सकता है अगर मैंने इतना हायर क्वांटिटी में जो है वो फ्यूल कंटेंट रखा है। यहाँ पर भी ऐसे है, अगर मैं इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखूं या फिर मैं इसे हाई टेम्परेचर लिखूं, दोनों बातें एक ही हैं। सही है, चाहे आप इसका जो ऑलरेडी हीट इवॉल्व कर रहा है आप उसका टेम्परेचर मजीद बढ़ा देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं रहेगा, बल्कि कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड, क्योंकि उसको पता है मजीद टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। ऐसा ना हो कि वो जो इक्विलिब्रियम मिक्सर क्लोज कंटेनर के अंदर हो रहा है वो भी कहीं एक्सप्लोड हो जाए। लेकिन क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके पास एक चांस है कि एक्सप्लोजन से वो बचा सकता है। और कैसे बचाएगा, आपने अगर इसी एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तब प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगी, बल्कि कहाँ क्या बनेगा, रिएक्टेंट। क्यों बनेगा, क्योंकि हमने सीखा एक्सोथर्मिक में जितनी तेजी से प्रोडक्ट बनेगा उतनी ही हीट क्या होगी, इवॉल्व। सही है, फिर उसके बाद आते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, डिक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर मैं डिक्रीज इन टेम्परेचर कहूँ और लो टेम्परेचर कहूँ तो आप कहेंगे यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहां पहले ही टेम्परेचर ज्यादा था आप उसकी हीट क्या करते जाएं, कम। तो हीट कम करेंगे तो कौन एक्टिव हो जाएगा, रिएक्टेंट, और वो फौरी तौर पे क्या बनाना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो इसको पता है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी इवॉल्व। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आएगा, फॉरवर्ड। मेरे लिए इसके लिए कॉन्क्लूजन क्या निकलेगा, आप कहेंगे मिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन। ऐसा है, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, लो। तभी रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। सेकेंड वन में आपसे कहूं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सही है, किसकी बात कर रही हूँ बेटे मैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक किसी को याद है कौन से रिएक्शन होता है, जिसमें हीट जब तक आप नहीं देंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा और आप उसको डेल्टा एच पॉजिटिव से भी पहचान सकते। जहां पर चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दो ही ऑप्शन है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर, आपका क्या ख्याल है, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाना होगा या बैकवर्ड,
इससे ऑलरेडी 50 डिग्री सेंटीग्रेड और मैं उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर और हम उसे टेम्परेचर ले नहीं दे रहे, तो रिएक्शन हो जाएगा। नो। तो कौन ज्यादा पड़ा हुआ नजर आए? रिएक्टेंट, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हो सकता। जब तक वो कंज्यूम नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि उसने हीट एब्जॉर्ब नहीं की। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ वही सुटेबल है जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। ये कंडीशन किसके ऊपर सुटेबल नहीं है? जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस नहीं कहलाते। सही है, तो इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या रहेगा? इसका कंक्लूजन रहेगा आपके पास कि क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। सही है, ये था सेकंड फैक्टर व्हिच इज टेम्परेचर। थर्ड वन फैक्टर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसे आप कहते हैं प्रेशर। अच्छा, प्रेशर चेंज ना इससे रिलेटेड है, आप शायद इस लॉ को जानते हैं। क्या है इस लॉ का नाम? बॉयज लॉ। अच्छा, मैं यहाँ वॉल्यूम की जगह आपकी आसानी के लिए क्या लिखूं? मोल्स। सही है, मैं वॉल्यूम की जगह आपकी आसानी के लिए क्या लिख दूं? मोल्स। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा कि मैं आपसे कहूँ कि अच्छा प्रेशर चेंज है, तो तीन कंडीशन, वो तीन कंडीशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है जो मैं आपके सामने यहाँ लिख सकती हूँ। एम ए प्लस एम बी इट फॉर्म्स एक्स सी प्लस वाई। वैसे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन एम एन एक्स वाई आपके पास वो कोफिशिएंट है जिनको आप बैलेंसिंग फैक्टर के लिए क्या करते हैं? यूज, यानी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के। इसमें मैंने पहला बनाया एन प्लस एन इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई। कोई इसे वर्बली पढ़ के बता सकता है क्या मतलब है इसका? मोल्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मोल्डन, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन मोल प्रोडक्ट, ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट के मोल्स क्या है? ज्यादा, और प्रोडक्ट के मोल्स क्या है? कम। सही है, ऐसी सिचुएशन में ना आपके पास हेबर्स प्रोसेस की डायग्राम और इसकी इक्वेशन भी देखते हैं। ये रहा हेबर्स प्रोसेस, और मैं आपसे कहूँ कि बताओ यहाँ प्रेशर का फैक्टर आप कैसे बताओगे? एग्जिट में कॉन्सेंट्रेशन सबको इग्नोर करते हुए, तो आप कहेंगे बस यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 है, और मुझे रिएक्शन किस हाल में रखना है? फॉरवर्ड लेके जाना है हर हाल में। मेरी कोशिश क्या होगी? रिएक्शन कहाँ ना आए? बैकवर्ड। तो इसके लिए मुझे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में मोल्स क्या है? कम। जहां मोल्स कम हो वहां प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा। इसका मतलब है यहाँ पर हाई क्या होना चाहिए? प्रेशर। अगर आपने हाई प्रेशर नहीं रखा तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। क्या ये बात सुनाई दी सबको? नेक्स्ट वन, इसकी सेकंड कंडीशन है, आप लोग शायद पढ़ के समझ जाए, m प्लस एन इज लेसर देन x प्लस वाई। बताएगा कोई इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट। यस, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेस देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सही। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया? N2O4 और यहाँ लिख दिया 2NO2। बोर्ड पर देख लिया, और मुझे हर हाल में रिएक्शन करवाने का मतलब ये है कि मैं प्रोडक्ट बनाऊं, और रिएक्शन मुझे कहाँ रखना है? फॉरवर्ड। लेकिन मसला क्या है? रिएक्टेंट के मोल कम है और प्रोडक्ट के मोल क्या है? ज्यादा। सही है, इसका मतलब आपके पास इस वक्त इस सिचुएशन में जो मोल्स हैं वो ज्यादा है, इसका मतलब है प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। इसका मतलब यहाँ आपको क्या रखना पड़ेगा? लो प्रेशर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब हमने क्या बनाना है? प्रोडक्ट। क्यों? अगर मैंने यहाँ हाई प्रेशर रख दिया तो प्रेशर हाई होने पर मोल क्या होने चाहिए? कम। और कम किसके मोल्स हैं? रिएक्टेंट के, तो रिएक्शन कहाँ आ जाएगा? बैकवर्ड। सही है, तो हमें ये सिचुएशन बहुत अच्छे से पता हो जो मैंने आपके सामने लिखी है कि प्रेशर ऐसे समझ के डिसाइड करो। हम मिस रिएक्शन बिल्कुल डायरेक्टली से तो हमारे पास दो फ्रिक्शन होगा। क्यों?
क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट के मोल्स में ज्यादा है वो ग्रेटर है। मोल ज्यादा है ना, प्रेशर भी ज्यादा करो, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होना चाहिए। मोल ज्यादा है तो प्रेशर को क्या रखना हो, ज्यादा कम कम। सही है। हम किसके मोल्स को देख रहे हैं, प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट, अगर आपने यहाँ प्रेशर ज्यादा कर दिया तो प्रेशर ये बात जरूर देखता है कि मोल्स वहां पर किसके कम और किसके ज्यादा हैं। अगर प्रेशर ज्यादा किया तो ये वहां जाएगा जिसके मोल्स क्या होंगे कम। और अगर मैंने कहीं पर किसी रिएक्शन में प्रेशर कम कर दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, जहाँ पर मोल्स क्या है ज्यादा। और मेरी स्ट्रेटेजी आपको समझाने की क्या है, क्योंकि हम रिएक्शन करवाते इसलिए हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, इसीलिए फॉरवर्ड रखने के लिए इसके मोल ज्यादा है, मैंने यहाँ पे प्रेशर क्या रखा है लो। अब बात क्लियर है, पक्की बात है। ओके, थर्ड वन आप लोग बता देंगे तो मुझे बहुत खुशी हो। इक्वल, और इक्वल का मतलब n प्लस एन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सही है। इसका मतलब है कि जब दोनों के मोल्स इक्वल हैं इसका मतलब सिस्टम इस वक्त किस पर मौजूद है, इक्विलिब्रियम में। और होगा क्या, आप प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, या आप प्रेशर डिक्रीज करें, नो चेंज, आपको रिएक्शन की कोई डायरेक्शन चेंज नजर नहीं है। सही है, ये आपके पास क्या है, प्रेशर चेंज। लेकिन अब यहाँ पर एक फैक्टर मैं और क्लियर करूंगी और उसके बाद सवालात आप लोग मुझे जवाब के तौर पर देंगे। सही है, मैं बकायदा यहाँ पे लिखकर आपसे पूछूं। और फोर्थ वन आपके पास, यानी नेक्स्ट वन जो आपके पास फैक्टर है दैट इज कैटलिस्ट। अगर आप ये कहना कि मैं एट इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट का इम्पैक्ट क्या है, तो मेरे लिए जवाब देना बहुत आसान, नो चेंज। सही है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो तो अपना ही काम कर, क्या काम कर रहा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा होगा ताकि प्रोडक्ट रिएक्शन करे। अच्छा, रेट को मेंटेन भी कर रहा है, क्यों, क्योंकि रिवर्स है ना, तो उसकी कोशिश होती है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अक्सर बच्चे ये भी समझते हैं कि कैटलिस्ट की वजह से ज्यादातर रिएक्शन फॉरवर्ड रहता हो। सही, वो क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, वो सिर्फ अगर उसकी जरूरत है तो वो अपना काम कर रहा है, वो सब्सटेंस की एक्टिवेशन एनर्जी को मेंटेन करता है ताकि हमारे पास रिएक्शन का रेट क्या हो, ज्यादा। अब आप तो जानते हो रेट फॉरवर्ड भी है और रेट बैकवर्ड भी, तो वो रेट ऐसे कंट्रोल करता है कि दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या रहे, बैलेंस या सेम रहे। सही है, तो लेकिन एज सच कैटलिस्ट का सरफेस एरिया, नेचर ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेटर, प्रोमोटर, चाहे आपको कितना ही हम अल्फाजों में घुमाए फिराएं, लेकिन आपने हमेशा इस बात पर फैक्ट अपना आंसर रखना है, कैटलिस्ट का कोई स्पेशल इम्पैक्ट नहीं है किस पर, इक्विलिब्रियम पर। सही है, ये हमें याद है। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रही हूँ और आप मुझे बताएंगे कि जो जो मैं ऑप्शन लिख रही हूँ ना, आप लोग उसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी डायरेक्शन बताते रहेंगे, चाहे तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। ऑप्शन निकालें इसके और मुझे बताएं इसका जवाब क्या है, जल्दी से, क्विकली। प्रेशर ज्यादा होगा तो भी फॉरवर्ड लिखेगा, प्रेशर कम होगा तो भी से फॉरवर्ड लिखा है।
दो अलग अलग कंटेंट इनके अंदर रिएक्टिव में बहुत मैं जो बताऊं एक असम ठीक है मैंने जो सीखा था ना कि जिस तरह फोर्स कम होते हैं ना प्रेशर उस तरह वो करते हैं इक्विलिब्रियम साइड पे तुम इसके लिए इस तरफ क्यों डाली कौन सी वाली मैंने एग्जांपल दूसरी दी वो देखो ब्लैक वो ब्लैक से नीचे क्या हुआ बोल्स इंक्रीज हो रहा है तो ब्लैक से प्रेशर N2O4 में कौन सा वाला प्रेशर मोल्स लो प्रेशर में इसमें फॉरवर्ड की जरूरत है क्योंकि उसके पास राइट साइड पे मोल्स ज्यादा है जिस साइड पे मोल्स ज्यादा होते हैं उस साइड में प्रेशर कम रहता है अगर देखो साइड देखो हमारे पास रिएक्शन की साइड है हमें राइट साइड लो प्रेशर तो हम लेफ्ट साइड प्रेशर कम कर देते लो प्रेशर पे क्या क्या होगा हाई मोल्स की तरफ जाएगा हाई प्रेशर पे लो मोल्स की तरफ जाएगा तो ज्यादा मोल्स कौन सी साइड पर है तो हम प्रेशर हमें इसमें भी करना है हमें किसी डायरेक्शन यस प्रेशर प्रोडक्ट की साइड कम कर रहे हैं कौन सा वाला बोल रहे हो वो उसी का ना देखो वो टू है और वो वन मिल गया तो प्रेशर कम है तो कौन सा है उस पे कम आएगा एक ही कंसंट्रेशन उससे कम करेगी प्रेशर इंक्रीज देगा तो मतलब एक ही कंसंट्रेशन बढ़ा देगा तो ये बढ़ जाएगा तो राइट पे जाएगा प्रोडक्ट में आएगा फॉरवर्ड चल सबका हो गया ऑलरेडी वो नेगेटिव वो ऑलरेडी तो हाई टेम्परेचर पे तो बहुत धमाका हो जाएगा और पीछे रहना ये इसलिए you have to kind of try to see तो इसका वो फॉर्मूला और प्रेशर इंक्रीज करने को बोल हर साइड में जाएंगे ऐसे जनरेशन फॉरवर्ड राइट पता है राइट साइड नहीं हमारा और ये बिल्कुल टाइम राइट साइड फॉरवर्ड के जो बची कम करना लेकर जाएगा हो गया डिसाइड हो गया मैं आपसे पूछ लो यस पक्की बात चलो एक मिनट ले लें फायदा नहीं है ना सर में इतना डिस्कस करके आंसर लिखो तो फायदा है इंडिविजुअल आंसर ऐसी बात अभी 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 ही बताया हाँ बेटा यस increase in age shifts the equilibrium in forward direction right from left to right चलें ओके decrease in C forward मैं यहाँ से C को रिमूव कर दूँ यानी प्रोडक्ट को रिमूव कर दूँ तो आप जानते हैं रिएक्शन कहाँ जाएगा फॉरवर्ड हाई टेम्परेचर बैकवर्ड एक्सोथर्मिक में हाई टेम्परेचर फॉरवर्ड को फेवर नहीं करेगा कहाँ चला जाएगा बैकवर्ड प्रेशर डिक्रीज बैकवर्ड प्रेशर डिक्रीज बैकवर्ड इसका मतलब है कि मोल इंक्रीज अगर प्रेशर कम तो मोल क्या होने चाहिए ज्यादा किसके मोल ज्यादा है रिएक्टेंट के तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा प्रेशर डिक्रीज किया है तो मोल को क्या होना चाहिए ज्यादा या वॉल्यूम को क्या होना चाहिए ज्यादा किसका वॉल्यूम ज्यादा है 3+1 4 और ये क्या है 2 सही है अच्छा आगे सिर्फ इस कैटेगरीज का आप कहेंगे नो चेंज का मतलब ये है कि रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगा और ना ही बैकवर्ड जाएगा क्या यहाँ तक सबको बात समझ आती है सही है ये था ली चार्टर्स प्रिंसिपल से रिलेटेड लेकिन इसके क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी होते हैं आप सिवाय अपनी कैट के अलावा आप जहाँ कहीं पर भी जिस यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करते हैं आप ऐसी ही बातें पढ़ रहे हैं ली चार्टर्स प्रिंसिपल को इग्नोर नहीं किया जाता क्वेश्चन बनाने के लिए सही है क्योंकि ट्रिकी होता है ना बच्चा खुद ही एक तो याद करने वाली इसके ना कोई चीज है नहीं सिर्फ ये होता है कि जैसा क्वेश्चन आएगा उसी सिनेरियो को देखते हुए हमें अपना आंसर देना पड़ता है सही है अच्छा अब आगे आते हैं तो ली चार्टर्स प्रिंसिपल में दो प्रोसेसेस हैं
एक कहलाता है हेबर्स प्रोसेस और एक कहलाता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस। सही है। हेबर्स प्रोसेस तो यही है जो मैंने भी आपको फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए एक इक्वेशन लिखकर बताई। सही। और आपके पास यहाँ डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है और यहाँ पर कैटलिस्ट होता है आयरन बेसिस। आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियली हम इसे डील कर रहे हैं, तो हम ये चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि रिएक्शन बैकवर्ड चला जाए। मिलियंस ऑफ जो है वो लीटर्स की फॉर्म में हम इसे बना रहे हैं, इसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ये हर तरह की इंडस्ट्री में अमोनिया मौजूद है। सही है। सॉल्वेंट के तौर पर, बेस के तौर पर, या डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन और द प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल स्केल पर है सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन उस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के अंदर एक रिएक्शन ऐसा है जो रिवर्सिबल है और है एक्सोथर्मिक, और वहां कैटलिस्ट होता है V2। सही है। ये चीजें हमारे पास मौजूद है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों रिएक्शन के लिए हर हाल में डायरेक्शन क्या रखनी है, फॉरवर्ड। डायरेक्शन क्या रखनी है, फॉरवर्ड। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ पर एज अ केमिस्ट किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। प्रेशर ज्यादा नहीं, टाइमली पूरी उसी डिटेल में चले। हमने पहले क्या पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन पे क्या पढ़ा, टेम्परेचर पे क्या पढ़ा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। आप कहेंगे इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही है। ये तो हो गई बात, लेकिन बोर्ड पर देखिए, मेरे लिए एज अ केमिस्ट या एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट वो काम ज्यादा अच्छा है जिसमें मेरा इनपुट कम से कम हो और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो मैं बड़ा चीपली प्रोवाइड कर सकता हूँ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे? एयर में मौजूद है। आप एयर को लिक्विफाई करवाते रहे और नाइट्रोजन प्रोवाइड करते रहे, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, सिवाय उसका इक्विपमेंट एक बार बनाने। तो इसका मतलब मेरे लिए एज एन इंडस्ट्रिस्ट हाइड्रोजन प्रोवाइड करना नहीं है। अगर हाइड्रोजन प्रोवाइड करना भी हुआ तो मैं उसके मुकाबले में क्या करूंगी, नाइट्रोजन बार बार देती हूँ। रिएक्शन हमेशा कहाँ रहेगा, फॉरवर्ड। सही है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ इस फर्स्ट वन, इस क्वांटम प्रोसेस में कौन सा चीप रिएक्टेंट मौजूद है, सही है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। आपको ये लगता है ना फॉरवर्ड जाना चाहिए, ये तो शर्त नहीं कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ज्यादा करते रहे, खुद ब खुद आपके पास रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, फॉरवर्ड। और अगर आप दोनों ही ज्यादा करते रहेंगे तो रिएक्शन तब भी किसमें रहेगा, फॉरवर्ड। सही है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात आते हैं, दोनों रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। क्या मैंने सही कहा? यस। और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर हाई नहीं रखना है बल्कि क्या रखना है, लो। सही है। लो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं था 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हर रिएक्शन का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर वो ज्यादा से ज्यादा हो। इन दोनों का ऑप्टिमम टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके लिए तो ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसे क्या मानते हैं, लो टेम्परेचर। और कितना होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। हमने इसे लो क्यों कहा, क्योंकि हम अबव 1000 नहीं ले रहे। इंडस्ट्री में 1000 से अबव टेम्परेचर प्रोवाइड करना हाई टेम्परेचर में कंसीडर किया जाता है। सही है। लेकिन हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हमने कौन सा टेम्परेचर प्रोवाइड किया, लो लो। और आपको रेंज भी बताई है 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, मेंटेन। अगर मैंने हाई टेम्परेचर कर दिया तो क्या होगा, तो रिएक्टेंट बन जाएगा और हमारे लिए जो ये इतना ज्यादा हम प्रोसेस से निकाल रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब आते हैं थर्ड वन। थर्ड वन था चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर में आप लोग सोच के बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए, प्रेशर फॉरवर्ड रखना है मुझे, प्रेशर डिक्रीज। क्यों, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है और राइट पे का ज्यादा दोबारा सोचना है, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, दोबारा सोचना है, इंक्रीज डिक्रीज बोल सही ना, हाँ जी ये ज्यादा सही है, इंक्रीज प्रेशर। और इसकी लॉजिक आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ भी प्रोडक्ट के मोल्स कम है,
और यहाँ पर भी प्रोडक्ट के मोल्स क्या है, तो जब मोल्स कम होंगे तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रखने के लिए हमें प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। अगर मैंने प्रेशर कम कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं रहेगा बल्कि कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड। तो इसका मतलब है इंक्रीज प्रेशर। कैटलिस्ट के लिए क्या करें, कुछ भी कर सकते हैं। आप सिर्फ ये लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। और इस एडिशन ऑफ कैटलिस्ट में इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा बने। इज दिस क्लियर? एक सेकेंड, पहली बात है जी, हमारे पास जो कीवर्ड की बुक है इसमें हमें बताया कि प्रेशर शुड बी डिक्रीज, लेकिन हमने अभी जो कर रहे हैं इसमें प्रेशर में इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या आपके सामने मैंने लॉजिक बताया यहाँ पर सही है। और ना इसमें बहुत सारी जगह पे ऐसा होगा कि ना बस हेडिंग्स होंगी ताकि आप खुद पढ़ के इसको करें, आपको पढ़ना पड़ेगा ये, और जो पढ़ रहा होगा वही यहाँ तक जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से इसीलिए तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट में कॉन्फ्लिक्ट आता है ना वो फिर आप अपने कॉन्सेप्ट को चेंज ना करो, आपको लॉजिक नजर आ रही है तो आपकी लॉजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कहीं पे लिखा हुआ। ऐसे तो आपको 10,000 किस्म के क्वेश्चन चैट जीपीटी में बना के देता है, लेकिन उसके आंसर्स पे जाओ बड़े अजीब आंसर निकाल के दे रहा होता है, क्योंकि आपका अपना कॉन्सेप्ट कहता है ये आंसर नहीं होगा, लेकिन आप कहते हैं नहीं वहां पे आंसर नहीं लिखा था, हम उसे मान लेते हैं। तो आपके पास पास पेपर जब आप सॉल्व करेंगे वहां पर भी हमने कुछ ऐसे ही ट्रिक अप्लाई किए। जो बच्चा नहीं मानता है ना वो फौरन उठा के लेकर आता है क्वेश्चन और कहता है कि हमें जो है वो बताइए कि क्या ये सही है या मेरा कॉन्सेप्ट सही है, तो हमें पता चलता है ओके इस स्टूडेंट की एफर्ट्स चल रहे हैं। तो हमें आपका भी तो रिचेक रखना है ना कि आप पढ़ भी रहे हैं या बस किताबों का बार लेकर करते रहे। सही है, तो आपने देखा अभी फॉरन ऐड किया ना, आप कहेंगे बस ये कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज आप जानते हैं, अगर मैंने प्रेशर डिक्रीज किया तो आप जानते हैं रिएक्शन कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा होगा, बैकवर्ड जाना ये सुटेबल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको दोनों इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बता। सही है, तो आज का टॉपिक हमारा ना बड़ा अहम था। क्या क्या था अगर मैं आपसे कहूँ, तो ली चार्टर्स प्रिंसिपल। अच्छा बात है एक और, आपने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी है, यकीनन आप कहेंगे यस पढ़ी है ना। आपने वहां पर एक रिएक्शन पढ़ा है और उसका नाम है एस्टरिफिकेशन, पढ़ा है? Yes. तो ये आपके जहन में आ रहा होगा आपने एस्टरिफिकेशन पढ़ा। एस्टरिफिकेशन में आप क्या पढ़ रहे हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड। सही, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बनेगा CH3 COO CO H5 प्लस क्या बनेगा H2। यकीन करें सिर्फ नाम आता है एस्टरिफिकेशन का, क्योंकि उसे लगता है ये इक्वेशन आपको याद है और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एस्टरिफिक और व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एस्टरिफिकेशन इफ प्रेशर इंक्रीजेस। इफ प्रेशर इंक्रीजेस आप जानते हो बहुत अच्छे से, जिसे इक्वेशन आती होगी ना वो कभी ये गलत ही नहीं करेगा और ये भी डिमांड नहीं करेगा कि इक्वेशन को दी नहीं। चलिए आप जानते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स क्या है सेम, इसका मतलब है नो चेंज। आप प्रेशर इंक्रीज कर दें या फिर आप प्रेशर क्या कर दें डिक्रीज कर दें। इसी तरह एक और नाम से आता है और वो नाम आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। सही है, क्या नाम आता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए अगर आप गौर करेंगे ना तो यहाँ लिखा है H2 प्लस और देन क्या बनेगा 2H। और आपसे कहा जाए कि बताओ यहाँ पर आपके पास प्रेशर का इम्पैक्ट क्या होगा, तो अगेन आपके पास यहाँ पर प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं है। सही है, इसी तरह की जो एस्टरिफिकेशन है इसको कभी कभी घुमा फिरा के कहा जाता है इथाइल एसीटेट इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है इथाइल एसीटेट इथाइल एसीटेट इक्विलिब्रियम। सही है, उस इस नाम से भी आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो आपको ये बातें याद रखनी है। सही है, अब आपसे कहा जाए कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है वर्ड से सुन लो। कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं आपसे कहूँ कि बताओ फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपसे कहूँ बताओ यहाँ पर क्या होगा, बोर्ड पे देखो और मुझे देखकर बताना।
Na+Cl2, इट फॉर्म्स जो है वो 2NaCl। मैं आपसे कहूँ बताओ मुझे यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ NaCl बनाने। प्रेशर इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ NaCl बनाने के लिए। मोर क्वांटिटी ऑफ NaCl इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, डिक्रीज करें, इंक्रीज। बाकी बात है इसके ऊपर ज्यादा है रिएक्टिविटी, तो उसका मतलब है आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल, और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं, बल्कि रिएक्शन क्या था, इरिवर्सिबल। तो आप जबरदस्ती हर एक पे री चार्टर प्रिंसिपल भी अप्लाई नहीं कर सकते। सही है, कभी कभी हम इतना इन्वॉल्व होते हैं टॉपिक पे कि हम उस इक्वेशन को या सवाल को ना अपने दिमाग के मुताबिक हमारी इमेजिनेशन को ही नजर आ रही होती है, बाद में जाके जानते हैं अरे ये तो ये काम था। तो इस रिएक्शन में यही हुआ, आप इतना री चार्टर में उलझे हुए थे कि आपको अब हर इक्वेशन ऐसी लगती है जैसे कि रिवर्सिबल। सही है, तो हमें क्वेश्चन देख कर जवाब देना है, वहां पे सारे ऑप्शन लिखे हुए होंगे और नन ऑफ दीज भी होगा। नन ऑफ दीज तक वही जाएगा जिसने क्वेश्चन आपके खोल के पढ़ लिया। सही है, तो इसका मतलब ये क्या था, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में ना हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो जरा अलर्ट होके बैठिएगा तभी हम उसे कंप्लीट कर सकते। सही है, किसी भी जगह कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, वर्कशीट कल तक सॉल्व होगी। देखिए आपको फाइनल अटेंड करेंगे तो मैंने आपके पास कल ये पूछना है सॉल्व की या नहीं, और फिर मैंने उसके आंसर से आपको डिस्कस करना है। सही है, क्योंकि केमिकल इक्विपमेंट की वर्कशीट उससे ज्यादा सारे